जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जी स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड जीके का T20 सीरीज अंतर्गत यह तीसरा सेट देखने वाले हैं, जिसमें 20 महत्वपूर्ण वैसे झारखंड से संबंधित प्रश्न होंगे जो अति महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जामिनेशन में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको साथ साथ यह भी बता दूं कि आज के सेशन में जो 20 प्रश्न लिए गए हैं वह 20 के 20 प्रश्न अभी जो सहायक वन संरक्षक का परीक्षा आज ही हुआ है उस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को एज इट इज उठा लिया गया है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है, उसका सही उत्तर ढूंढने का प्रयास किया और आप तक लाने का प्रयास किया है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ का जो एग्जाम हुआ है 13/7/2025 को, इसमें पूछे गए हम प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं। तो कुछ लोग जिनको आंसर की चाहिए था, हालांकि अभी तक तो एग्जाम मतलब काफी टाइम हो गया, तो इतने देर में सभी लोगों ने आंसर की देख ही लिया होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ताकि आने वाले जो मतलब दिन हो, आने वाले समय में चाहे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई नया बच्चा आता है तो वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ना सिर्फ प्रैक्टिस कर लेगा बल्कि उसे एक प्रमाणित प्रश्नों का जो है संग्रह भी मिल जाएगा, संकलन भी मिल जाएगा। तो हमारा जो पर्पस है वह मल्टीपल है कि एक ही मतलब समझिए कि वीडियो में हम 2-3 चीजें कवर कर लें, ना सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी हमारा हो जाए, ना सिर्फ पीवाईक्यू हो जाए, ना सिर्फ आंसर की हो जाए, बल्कि तमाम चीजें हो जाए। हम एक झारखंड जीके के इन प्रश्नों को डिटेल में देखते हुए झारखंड जीके को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन जेपीएससी और जेएसएससी के विभिन्न परीक्षाओं की पुस्तकों को उपलब्ध कराता है आप तक, चाहे वह स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से हो या पुस्तक दुकानों के माध्यम से हो। तो इससे आप परिचित हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो लोगों को परिचित करें इस वीडियो में आप जानने के बाद। उसी प्रकार से झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही और जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वह हो गए या होने वाले हैं, सबके प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल होती है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। इन सबों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां के माध्यम से आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। चलिए, एडवर्टाइजमेंट खत्म हुई, इंट्रोडक्शन खत्म हुई, यहां से अब प्रश्न उत्तर शुरू होगा। पहला प्रश्न हमारे समझ क्या है कि प्राचीन देवड़ी मंदिर की मतलब प्राचीन देवड़ी मंदिर विभूषित है। ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन है अष्टभुजी दुर्गा, 10 भुजी दुर्गा, 12 भुजी दुर्गा और 16 भुजी दुर्गा। तो आप जब ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन देवड़ी मंदिर जो है उसमें माता का जो मूर्ति है वह कितना भुजी है, ठीक है। और आप देखोगे कि स्टडी फॉर गोल्स हमिनकर झारखंड के माध्यम से जो छोटे छोटे शॉर्ट्स डालती है झारखंड के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का, उसमें हमने रिसेंटली जब हम और रंजीत सर गए थे वहां पे, तो मैंने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट्स, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है वह 16 भुजी जो है दुर्गा माता की जो है प्रतिमा देखने को आपको मिलती है देवड़ी मंदिर में, जिसे एमएस धोनी सर के जाने के बाद बहुत ही समझिए कि प्रचार प्रसार मिला और मतलब कि समझिए भारत स्तर पर यह मंदिर फेमस हुआ, ठीक है। तो यह इसमें कोई राय नहीं है कि देवड़ी मंदिर से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए झारखंड के एग्जामिनेशनों में, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो मतलब आने वाले समय में फिर पूछा जा सकता है। जैसे में कि देवड़ी मंदिर, जिसे देवड़ी दिरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में तमाड़ के दिवरी गांव में स्थित है। एक यह धार्मिक स्थल है जहां आदिवासी और हिंदी संस्कृति का संगम देखा जाता है, क्योंकि यहाँ आदिवासी जो पुजारी होते हैं वह भी होते हैं और सनातन पुजारी भी होते हैं। यह रांची टाटा राजमार्ग पर स्थित है। इस प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण मां देवी का, जो मां देवी दुर्गा का 16 भुजाओं वाली 700 साल वाली पुरानी मूर्ति है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इस बार आपको पूछा गया है कि मूर्ति कितनी भुजाओं की है, तो 16 भुजा है, ठीक है। लेकिन अगली बार आपको पूछ दिया जाएगा कि कितना साल पुराना है लगभग, तो 700 साल लगभग पुराना है और कहां स्थित है यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको पहला प्रश्न पूरी तरीके से समझ आ गया होगा और इसका पर्पस भी समझ में आ गया होगा कि क्यों पूछा गया, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि मुड़मा जतरा एक जनजातीय मेला है जो उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है या उससे संबंधित है। ऑप्शन है युवा डॉर्मेट्री व्यवस्था, प्रथागत कानून, पहाड़ा व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था। तो आप देखोगे कि जो पहला प्रश्न था वह भी झारखंड टूरिज्म से संबंधित है और दूसरा प्रश्न अगेन जो है झारखंड टूरिज्म से संबंधित है। मुड़मा जतरा एक बहुत ही प्रसिद्ध जतरा है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला जो हर साल रांची में ही लगता है, इसके बारे में अभी बताऊंगा। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, या इस देख के समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होना चाहिए, पहाड़ा व्यवस्था पे। आइए समझते हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी ही सही होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। मुड़मा जतरा झारखंड राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक आदिवासी मेला है, ठीक है, जिसका आयोजन दशहरा के 10वें दिन किया जाता है। यह रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर रांची डाल्टनगंज मार्ग पर स्थित मुड़मा गांव में आयोजित होता है।
इस दिन सरना धर्मगुरु के अगुवाई में 40 पढ़ा के पहान जो है अधिशास्त्री शक्ति के प्रतीक जतरा खुटे की परिक्रमा व जतरा खुटा की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, यहां पे देखिए, हाँ इतने सारी चीजें आप देखिए। मैं इससे समय आपको बता दूं, यह जो मुड़मा जतरा है यह मैं 2-3 साल गया हूं। मुड़मा जो जतरा लगता है, जो मेला लगता है, यह बहुत ही बड़ा मेला लगता है। ठीक है, मुड़मा गांव में, और वहां पे एक जो है वह जतरा खूटा है। और जहां पे ऐसे मतलब समझिए कि वहां पे आप देखोगे तो जतरा खूटा किस प्रकार से है, तो जतरा खूटा ऐसे समझिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे समझिए कि खूटा गड़ा हुआ है सखुआ का। ठीक है, मान लीजिए मोस्ट परमानेंट की सखुआ कहीं हो, उसके बाद यहाँ पे ऐसे संरचना बनाई हुई है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना बनाई हुई है। जहां मेन पूजा होता है वहां जतरा खूटा यहीं पे है। ठीक है, तो वो जतरा खूटा का तो पूजा होता ही है, मेला लगी हुई होती है। 40 पढ़ा के जो है लोग आए होते हैं, वहां अलग अलग झांकी आई हुई होती है। जैसे दुर्गा पूजा रामनवमी में झांकी निकलती है, उसी प्रकार से इनकी भी 40 पढ़ा की झांकी निकली होती है। उनके सफेद सफेद झंडे होते हैं और बहुत तरह की पूजा पाठ प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, और मुड़मा जतरा के बारे में विस्तृत वीडियो मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से बनाया हुआ भी है, वो आपको स्टडी फॉर गोल्स के शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और डिटेल में चाहिए तो एक इस पे विस्तृत वीडियो ही बना दूंगा, जिसमें एक एक चीज बता दूंगा कि यह मुड़मा मेला क्यों मनाया जाता था। मुड़मा मेला मनाया जाने के 2-3 कहानियां, लेकिन जो सबसे फेमस कहानी वह यह है कि जब रोहतास क्षेत्र से उरांव जनजाति आई थी इस क्षेत्र में, रांची वाले क्षेत्र में, मुड़मा वाले क्षेत्र में, तो यहां रह रहे पहले से मुंडा जनजाति लोगों के साथ उनका क्लैश हुआ। फिर दोनों में मतलब बहुत खून खराबा ना हो, इसलिए उन्होंने दोनों ने, मुंडा जनजाति उरांव जनजाति ने यह प्लान किया कि हम लोग सांस्कृतिक लड़ाई लड़ते हैं। नाच गाना वाली लड़ाइयां लड़ी गई, और उसमें क्या हुआ, 7 दिन तक चला था हुआ मतलब प्रोग्राम समझे, कंपटीशन, और उसमें उरांव जनजाति की जीत हुई थी। तो उरांव जनजाति इस खुशी में भी मुड़मा जतरा वहां मनाया जाता है, और मुंडा जनजाति को जो भी है वहां पे बुलाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि उसके बाद जो है कि मुंडा जनजाति को खूटी एरिया में मतलब भेज दिया गया था रहने के लिए, और उस क्षेत्र में उरांव जनजाति रही थी। इसलिए आप देखोगे खूटी तरफ मुंडा ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, बिरसा मुंडा भी वहीं से थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि चिर स्मरणीय मौलिक किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका को लिखा गया है जेबी हॉफमैन के द्वारा, डॉक्टर कैम्पबेल के द्वारा, कर्नल डाल्टन के द्वारा, या हर्बर्ट हॉप रिजले के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी हॉफमैन के द्वारा। हालांकि यह जो पुस्तक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका, इसको 2-3 लोगों ने मिलकर लिखा, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति थे इसको लिखने में वह जो है जेबी हॉफमैन थे, इसलिए इनके नाम पे ही जाना जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका इन्होंने लिखी है। आइए इनसे संबंधित कुछ डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राचीन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लेखक जो है वह रेव जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, जिन्हें संक्षेप में जेबी हॉफमैन कहा जाता है, वे हैं। जेबी हॉफमैन ने इसे फ्रेडरिक हॉर्न के सहयोग से तैयार किया था, और ये इस विशाल ग्रंथ जो है वह मुंडा जनजाति की भाषा, संस्कृति और जीवन को जो है दस्तावेज बनाने का साहित्यिक प्रयास है, जिसे हॉफमैन की मृत्यु के बाद ऑर्थर वैन एमेलन ने पूरा किया था। तो 3 नाम आप यहां पे देख लो कि आ गया इस पुस्तक को बनाने में, लेकिन मुख्य तौर पे आपको जेबी हॉफमैन को ही याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या है इस पुस्तक में मुख्यतः, तो इस पुस्तक में मुख्यतः मुंडा जनजाति की भाषा, संस्कृति और जीवन का जिक्र मिलता है आपको साहित्यिक वे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है कि झारखंड के किस लोक उत्सव को मकर संक्रांति से जोड़ा जाता है, टूसू, माघे, करम या जितिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूसू पूजा। आइए इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टूसू पर्व को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो हमीन कर झारखंड यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टूसू पर्व झारखंड के कुर्मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह जाड़ों में फसल कटने के बाद पूस के महीने ठंडा में पौष के महीने में मनाया जाता है। यह पर्व 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है, और टूसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी होता है। इतनी बात है आप ध्यान में रख लिए। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाला इस त्योहार के दिन पूरे कुर्मी आदिवासी समुदाय द्वारा अपने नाच गानों और मकर संक्रांति पे सुबह नदी में स्नान कर उगते सूरज की प्रार्थना करके टूसू की पूजा की जाती है, और नव वर्ष की समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। आइए देखते हैं इसमें और भी कुछ आगे है कि आगे हम बताऊंगा। चलिए और भी है। इस उत्सव को अघन संक्रांति यानी कि 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति 14 जनवरी तक इसे कुंवारी कन्याओं के द्वारा टूसू पूजन के रूप में मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट करते जाइए, पढ़ लीजिएगा।
टूसू पर्व झारखंड के दक्षिण पूर्व रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, धनबाद जिलों और पंचपरगना क्षेत्र में भी प्रमुख पर्व है। इसके अलावा बंगाल में भी आपको यह पर्व देखने को मिलेगा। टूसू पर्व 3 नामों से जाना जाता है। पहला टूसू पर्व, दूसरा मकर पर्व और तीसरा पूस पर्व। इन 3 नामों के अलावा बावड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है और बावड़ी और अखान यात्रा का भी एक विशेष महत्व है जो इसी से संबंधित है कहीं ना कहीं। और बावड़ी के दूसरा दिन या मकर संक्रांति के दूसरे दिन जो है अखान यात्रा मनाया जाता है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि टूसू जो पर्व है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व हो जाता है झारखंड के लिए, क्योंकि बार बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए इतना डिटेल में यहां इसके बारे में देने का प्रयास किया गया। देखिए एक और चीज क्या है कि टूसू पर्व तो ऐसे पूरा पूस महीना मनाया जाता है फसल कटने के बाद उस खुशी में, ठीक है। इन किसान जनजातियों के द्वारा, चाहे वो कुर्मी हो या फिर आदिवासी जनजातियां जो किसानी का ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्य तौर पे इस पूजा का समापन कहें या पूजा को मनाना कहें या मकर संक्रांति के दिन खत्म होता है, तो इसीलिए मकर संक्रांति से इसे जोड़ा जाता है, ठीक है। और बावड़ी भी उसी में सम्मिलित हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह पर्व पूरा महीना पूस महीना चलता है। तो यहां पे इसका जो प्रश्न का उत्तर था यह टूसू पूजा हो जाएगा। बाकी इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजें हैं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपकी काम की चीजें, इसको नोट कर लीजिएगा या बाद में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। चलिए आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है? चेरो इतिहास के अनुसार पलामू में चेरो राजवंश का जो संस्थापक थे वह कौन थे? भगवत राय, भगवती राय, भगवान राय या भगवंत राय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवंत राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, सॉरी 6ठा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में पोड़ाहाट सिंहभूम से किसने नेतृत्व किया था? यह प्रश्न इतना फेमस प्रश्न है कि ना जाने कितने प्रश्नों मतलब कितने परीक्षाओं में पूछी गई होगी। और आप देखोगे कि आप सर्च करोगे यूट्यूब में या स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम या व्हाट्सएप में, मैं दोबारा शेयर करवा दूंगा। जब झारखंड सचिवालय का परीक्षा हुआ था उससे एक दिन पहले मैंने झारखंड जीके का क्लास लिया था। उसमें आज तक जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए थे झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में, सबका उत्तर मैंने बताया था। वह 1.5-2 घंटे या 2.5-3 घंटे का क्लास था और एक ही क्लास में सारा पीवाईक्यू था, ठीक है। तो उसका मैं लिंक दोबारा शेयर करवा दूंगा, उसमें देख लीजिएगा, उसमें भी यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन सिंह, ठीक है। और यह बार बार रिपीट होता है राजा अर्जुन सिंह वाला प्रश्न। तो आपको यह जो है राजा अर्जुन सिंह जो है 1857 में इनकी क्या भूमिका थी इससे संबंधित, और इनका सिंहभूम क्षेत्र के मतलब क्या इसका समझिए कि प्रभाव था इनका, इससे संबंधित चीजें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी पुस्तक आपके पास उपलब्ध है उसके माध्यम से या गूगल के माध्यम से। चलिए 7वां है कि चोका हाथू एक मुंडा महापसान स्थल है। ऑप्शंस है पत्थर कच महापसान, डोलमेन महापसान, मेनहीर महापसान। कालचंद देखिए क्या बोल रही है? पत्थर कच महापसान, डोलमेन महापसान, मेनहीर महापसान और कमरानुमा महापसान। तो देखिए यहाँ जो 4 ऑप्शंस है इसमें से इन 2 ऑप्शंस में छात्रों को काफी कंफ्यूजन रहा है, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि यह जो मैं काम कर रहा हूं कि आंसर की या फिर आज ही एग्जाम हुआ आज ही इनके प्रश्नों को लेके आ जाना, यह काफी हिम्मत वाली काम है, क्योंकि अधिकांश जो शिक्षक होते हैं वह आंसर की ऑफिशियली बनाने से झिझकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे 28-30 क्वेश्चन आज पूछी गई है झारखंड जी के संबंधित एससीएफ में, इसमें 5-7 ऐसे प्रश्न है जिसका आंसर कोई जानता ही नहीं है पूरा झारखंड में, ठीक है, या फिर उनको कंफ्यूजन है, ठीक है। उसी में से एक प्रश्न यह भी था जिसमें सबको कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन की कारण थी क्योंकि ये जो चोका हाथू है यह लोगों ने आंखों से नहीं देखा है, बहुत हद तक लोगों ने नहीं देखा है। और अब चूंकि यह जब यह प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ ली गई है, तो आप जानते हैं कि मैं स्टडी फॉर गोल्स के इंस्टाग्राम हो या हमीनकर झारखंड का यूट्यूब हो या हमीनकर झारखंड का इंस्टाग्राम हो या S4G शॉर्ट्स हो, इनमें शॉर्ट्स के माध्यम से मैं वीडियो डालता रहता हूं। और उस एवज में मैं बहुत जल्द चोका हाथू जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि चोका हाथू एग्जैक्टली है कैसा, ठीक है, और क्या क्या इसका जो है सिग्निफिकेंस है। लेकिन मैं तब तक बता दूं कि मैंने जो इसके बारे में पढ़ा और जैसा मैंने फोटोज देख के समझा, उसके माध्यम से मुझे लगा कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मेनहीर महापसान होना चाहिए। जब आपको कंफ्यूजन हो कि डोलमेन महापसान हो या मेनहीर महापसान हो, क्योंकि दोनों एक जैसे मिलते जुलते चीज हैं, ठीक है, तो आप गूगल में बहुत ही सिंपली सर्च करें डोलमेन महापसान तथा मेनहीर महापसान में अंतर क्या है या फिर समानताएं क्या है, दोनों का डिफिनेशन पढ़ें, दोनों की परिभाषाएं पढ़ें, दोनों को फोटोज देखें और फिर चोका हाथू जाकर वहां की फोटोज देखें। फिर आपको लगेगा कि ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वह मेनहीर महापसान है इस हिसाब से, ठीक है।
चलिए बाकी मैं आपको इसके मतलब वास्तविक तस्वीर दिखाने का प्रयास बहुत जल्द करूंगा, लेकिन अभी आप मिनहिर महापसान मान के इसको चलिए, ठीक है। एक फोटोज भी थी जिसमें सारे जो है महापसान के फोटोज था, लेकिन वो फोटो यहाँ पे शायद टीम ने ऐड नहीं किया, जिसके माध्यम से हमको पता चलता है कि कैसा दिखता है मेनहिर महापसान, कैसा डोलमेल महापसान। चलिए, मेनहिर एक सीधा लंबा पत्थर है जो जमीन में गाड़ा जाता है, ठीक है। यह आमतौर पर एक स्मारक या दफन स्थल का हिस्सा होता है, और आप देखोगे कि यह जो चोका हाथू है यहाँ पे मतलब बहुत पाषाण काल से जो है यहाँ पे मतलब समझो कि मुंडा जनजाति के लोगों को या जनजातीय लोगों को दफन करते आया गया है, ठीक है। देखिए चौका हाथू के बारे में थोड़ा सा देख ले। तब तक चौका हाथू क्या है, तो चौका हाथू यह जगह मुंडाओं का प्राचीन शसन दिरी है। चौका हाथू का यह स्थल लगभग 2500 साल पुराना मुंडाओं का हड़गड़ी है, शव को दफनाने की प्रक्रिया स्थल है। अर्थात आप क्या समझे कि यह जो चौका हाथू है यह 2500 साल, समझ में आ रहा है 2500 साल किस सभ्यता में आप चले गए, ठीक है। 2500 साल पुराना ऐसा स्थल है जहां पे मुंडाओं के शवों को दफनाने की प्रक्रिया चलती आ रही है। मतलब वह स्थल है जहां पे मुंडाओं के शवों को दफनाया गया जाता रहा है आज तक, जिसे हड़गड़ी, आप हड़गड़ी वर्ड से भी अवगत है और ससनदिरी वर्ड से भी अवगत है, जो कि मुंडा के दफनाने के स्थल से संबंधित जगह है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, झारखंड की राजधानी रांची के सोना हाथू के पास एक जगह है चौका हाथू। चौका हाथू के स्थानीय भाषा में शोक की भूमि कहा जाता है। चौका हाथू का अर्थ है शोक की भूमि। और अगर आप में से कोई समझिए कि ब्लॉगिंग करने लगा है झारखंड जीके की तैयारी, मतलब झारखंड की एग्जामिनेशन की तैयारी करते करते, तो आप जाए झारखंड की राजधानी रांची के सोना हाथू के पास, जहां पे आपको यह चौका हाथू मिलेगा, और उसको दिखाएं और मुझे भी व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम 8वें प्रश्न पे आते हैं। बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? यह भी बहुत ही मतलब बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, और इसका उत्तर होगा सोवियत संघ, यूएसएसआर, ठीक है। जब यह रसिया जब एक हुआ करता था, बाद में 15 देशों में टूट गया, ठीक है, तो उस वक्त इसका जो संयुक्त नाम था वह यूएसएसआर सोवियत संघ था, ठीक है। और उसी की मदद से जो है बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यहाँ पे कुछ इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन है। बोकारो स्टील प्लांट, जिसे बोकारो स्टील लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना 1960 के दशक में सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी, ठीक है। स्टील के लिए फेमस है। चलिए 9वें प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे पुराना लौह एवं इस्पात कारखाना है टिस्को जमशेदपुर, टिस्को बर्नपुर, दुर्गा लौह एवं स्टील प्लांट, बोकारो लौह एवं स्टील प्लांट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हम टिस्को जमशेदपुर के साथ ही चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के साथ, और इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना लौह एवं इस्पात कारखाना टिस्को जमशेदपुर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, 1907 में जमशेदपुर झारखंड में स्थापित की गई थी। यह भारत का पहला एकीकृत लौह अयस्क और इस्पात संयंत्र है। आगे देखते हैं। यह 1911 में कच्चे लोहे का उत्पादन और 1912 में इस्पात का उत्पादन शुरू करने के साथ भारत में औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना। देखिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो आपको उत्तर देना 1907। वहां पे जो है काम कब शुरू हुआ था, तो 1911 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह 2 प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है, और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है कि झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कहती है कि इस राज्य के पास इन चीजों का निर्यात करने की असीम जो है क्षमताएं हैं। तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज, मधु और दुग्ध पदार्थ, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। हम पढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या है हमारा कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2022, 2021, 2020 या 2019? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में जो है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी करते चलेंगे एक्सप्लेनेशन को। सीएम हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के सभी बेरोजगारों को साल में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी का वादा किया गया था, और अगर 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान का वादा किया गया था। बाकी आप तो समझदार, आपको पता है, हालांकि योजना के नाम पे आप इसको पढ़ लें, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है कि 1592 में अकबर के सूबेदार मान सिंह के समय झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र था जो बंगाल शासक का सिंहासन बंगाल की राजधानी हुआ था, ठीक है।
सीधा सीधा आपको पूछ रहा है कि जो मान सिंह जी थे, इन्होंने झारखंड के किस क्षेत्र को अपना राजधानी बना लिया था 1592 में? तो यह जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, राजमहल को बनाया था इन्होंने राजधानी। ठीक है, आइए इनसे संबंधित एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि 1592 में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था। राजमहल को पहले आग महल के नाम से जाना जाता था, जिसे मान सिंह ने बदलकर राजमहल किया था। ठीक है, चलिए आगे 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार इन जिलों में वन आवरण सर्वाधिक है। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 अभी सबसे रिसेंट है और इसको पढ़ा दिया गया आपको स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब पे ही, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए कितना पुराना समय से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर आप जब ऑप्शंस को देखोगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। आप यह भी करने लगोगे कि सभी जो जिले हैं उनका जो वन आवरण है उनका परसेंटेज कैलकुलेट करने लगोगे, ऐड करके कंपेयर करने लगोगे, मतलब आप रीजनिंग में चले जाओगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के दौरान आप रीजनिंग में चले जाओगे। लेकिन इसका हम सीधा सीधा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए मारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो होगा नहीं, और यह जो ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन था तो इसमें जो कोडरमा आ जाता है उसके वजह से यह होगा नहीं। ठीक है, इनफैक्ट पलामू के वजह से भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे चतरा, हजारीबाग और लोहरदगा लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या है कि झारखंड में बिरसा फसल विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराना, किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराना, कृषि भूमि क्षेत्र को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। हाँ, इसके उत्तर पे हम आए कि बिरसा फसल विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर में बिरसा फसल विस्तार योजना है क्या। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लेके आने का प्रयास किए, उसको पढ़ते फिर आंसर आप खुद ब खुद बताएंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है कि झारखंड में बिरसा फसल विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना का लक्ष्य किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों और उन्नत बीजों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट देख के अभी तक आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इसको फैक्ट के तौर पे पढ़ते चले। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ना इस प्रकार के योजनाएं वाले प्रश्न या इस प्रकार के प्रश्न स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ अलग ही वे में पूछा गया। आगे है कि यह जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपनी आजीविका में सुधार कर सके और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सके। यह योजना किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है। वह लाभ किस प्रकार से है? तो इसमें उन्नत बीजों का वितरण किया जाता है, तो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और उच्च उपज देने वाले बीजों का वितरण किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है कि योजना के तहत सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि बोरवेल करवा दिया जाता है, तालाबों का निर्माण करवाया जाता है, सिंचाई और नहरों का विस्तार किया जाता है। आप देखोगे कि इन दिनों गांव में बोरवेल और सरकारी बोरवेल बहुत देखने को आपको मिल रहा होगा, डोभा बहुत देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर फसल विधिकरण में कहें तो किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें उनकी आय की वृद्धि हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तकनीकी सहायता क्या दिया जाता है? तो किसानों को फसल उत्पादन और प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जैसे कि सब्सिडी और ऋण दिया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से वह उस चीज को बना पाते हैं। तो जब आप इसको पूरा इस योजना के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, बिरसा फसल विस्तार योजना के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि न सिर्फ किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराना, बल्कि इसके अलावे और भी चीजें इसमें दी जा रही हैं और इसका मकसद बहुत विरध है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको इस चीज तक लिमिट कर दें कि बिरसा फसल विस्तार योजना का जो है मुख्य उद्देश्य किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराना ही था, तो कहीं ना कहीं इसके साथ इनजस्टिफिकेशन होगा। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि आपने अभी अभी इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है। हालांकि आप यह जाने कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, वे खुद अपने प्रश्नों के सही उत्तर को लेकर कंफ्यूज होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम आज तक नहीं हुआ है जिसमें 4 प्रश्न का उत्तर जेपीएससी या जेएसएससी खुद से रिवाइज करके फिर से पुनः उसका आंसर की ना जारी करे। तो कभी कभी वह खुद कंफ्यूज होते हैं, तो हम जैसे छोटे लोग का कंफ्यूजन बहुत ही जाहिर सी बात है। तो इस प्रश्न में हम दोबारा कभी विस्तृत चर्चा करेंगे
झारखंड जीके के किसी प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य के कितने जिले पूर्णतः या असंत रूप से जो है पेशा अधिनियम से आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 जिले। आइए इससे संबंधित कुछ चीजें देखने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आप पेशा से अवगत होंगे, क्योंकि इन दिनों जो है पेशा व रेगुलर न्यूज में रह रहा है। हर एक दो दिन में आप अखबार में देख लोगे कि पेशा से संबंधित राजनीति होती रही है। ठीक है, झारखंड राज्य के 13 जिले पूर्णतः या असंत रूप से पेशा जो है पेशा अधिनियम से आच्छादित है, मतलब पेशा अधिनियम के अंतर्गत वाले क्षेत्र में आते हैं। ये जिले 5वीं अनुसूची के अंतर्गत भी आते हैं। पेशा अधिनियम 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसके तहत ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे, मतलब पंचायत को, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन वे कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक विकास वाली योजनाओं का जो है नियोजन और कार्यान्वयन मतलब इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और पारंपरिक रीति रिवाजों और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। मतलब उस क्षेत्र का कोई अपना पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनली लंबे टाइम से चलता रहा कोई रीति रिवाज है तो उसका भी संरक्षण वो करने के लिए जो है इसके तहत जो है अलाउ हो जाता था उन्हें। ठीक है, 16वें प्रश्न की ओर आते हैं। रांची पहाड़ी जो कि रांची शहर में स्थित है असल में खाली स्थान है। क्या है? कॉनिकल खोंडोलाइट, कॉनिकल चोर्नोकाइट, कॉनिकल डाइक या कॉनिकल सील। तो मेरे हिसाब से मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, या कॉनिकल खोंडोलाइट होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम समझते हैं। तो रांची पहाड़ी जिस पर पहाड़ी मंदिर स्थित है, और ऐसा कोई एग्जामिनेशन ना है कि रांची पहाड़ी मंदिर से संबंधित उसमें प्रश्न न पूछा गया हो। अब देखिए, रांची पहाड़ी जिस पर पहाड़ी मंदिर स्थित है, जियो तकनीक रूप से खोंडालाइट नामक चट्टानी संरचना है जिसमें मिट्टी की परतें अधिक हो चुकी हैं। यह एक कोन आकार की खोंडोलाइट संरचना है। ठीक है, इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। हालांकि इन दिनों जो है अभी तब समझिए कि सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीना में पहाड़ी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। और इस दौरान जो है पहाड़ी मंदिर की जो स्थिति है, मतलब कभी भी समझिए मिट्टी धंस सकती है, उस वजह से वहां पे प्रॉब्लम चल रहा है। हालांकि इन बातों का परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे मन था तो बता दिया। आर्द्र पर्णपाती वन इस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। आपको पूछा जा रहा है कि यह जो 4 जो जगहों के नाम दिए गए हैं आपको, इनमें से किस जगह पे आर्द्र पर्णपाती वर्ण नहीं देखने को मिलते हैं? राजमहल पहाड़ी, धंजोरी पहाड़ी, कोल्हन पहाड़ी या हजारीबाग का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग के पठार में जो है आर्द्र पर्णपाती वन देखने को नहीं मिलता है, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में यह आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन। हजारीबाग का पठार शुष्क पर्णपाती वनों के लिए जाना जाता है, जबकि राजमहल, धंजोरी और कोल्हान पहाड़ियों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि यह जो दोनों क्षेत्र है धंजोरी और कोल्हान, यह झारखंड के एकदम दक्षिणी क्षेत्र में नीचे है। ठीक है, जो कि समुद्र के नजदीक हो जाता है। उसी प्रकार से राजमहल जो है गंगा किनारे हो जाता है, उधर भी समझिए कि वैसे ही क्षेत्र हो गया। तो ले देखिए हजारीबाग का पठार इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था। राजमहल पहाड़ी और धंजोरी पहाड़ी में प्राकृतिक रूप से उभरे हुए जंगल, विशेषकर कंटिनेंटल क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन मोस्ट डिसिशियस पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि कोल्हान क्षेत्र, सिंहभूम और मानभूम जो क्षेत्र है, इसमें आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र जिसमें से साल, तमार, महुआ आदि जो वृक्ष है वह प्रमुख तौर से देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हजारीबाग का जो पठार है यह मुख्यतः शुष्क पर्णपाती ड्राई डिसिडियस वन से ढका है, जहां वर्षा कम होती है 1200 मिलीमीटर के आसपास। तो इस प्रकार से इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हजारीबाग का हो जाएगा पठार। आगे 18वें प्रश्न पे आते हैं। झारखंड में सबसे अधिक हाथी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऐसे तो हाथी लगभग क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में जो है अधिक मात्रा में, झारखंड में अगर हम कंपैरिजन करें अन्य क्षेत्रों से, तो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में अधिक मात्रा में हाथी पाई जाती है। आप ध्यान दें कि झारखंड में जो आपदा है विभिन्न प्रकार के, उसमें से एक हाथियों का जो आक्रमण है, हाथियों के द्वारा की जाने वाली हमला भी झारखंड में एक प्रकार की आपदा है। तो हाथियों से संबंधित झारखंड की चीजें आप अवश्य पढ़ के रखें। ठीक है, हमारा राजकीय पशु भी है, लेकिन आप देखोगे कि आए दिन आपको देखने को यह मिलेगा न्यूज मीडियम के माध्यम से कि हाथियों ने यहाँ पे किसी को कुचला, हाथियों ने वहां पे किसी की कुचला, किसी ग्रामीण की मृत्यु हो गई। तो यह एक प्रकार की आपदा भी झारखंड में है। ठीक है, इसके कारण आप सभी जानते हैं, इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। गर्मियों के दिनों में यह कारण दिया जाता है कि महुआ चुनने की वजह से ये लोग आ जाते हैं,
बहुत बार यह कारण दिया जाता है कि इसके जो वास्तविक घर है वह जो है बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से, बहुत ज्यादा रैपिडली घर बनने की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से जो है इनके घर छीन रहे हैं, तो या आप तक पहुंच रहे हैं, आप इनके घर छीनोगे तो ये आपके घर आएंगे। ठीक है, तो वे सारे कारण हैं। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है कि झारखंड में सबसे अधिक हाथी पूर्वी और पश्चिमी सीमू क्षेत्र में पाए जाते हैं। हो गया 19वां प्रश्न, झारखंड के तसर सिल्क ने अपनी गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया? जीआई टैग मिला है, या आईएसओ 9000, या आईएसओ 2008, या फिर जैविक प्रमाणीकरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक प्रमाणीकरण। आइए इससे संबंधित कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं, जो कि इस प्रकार से है कि झारखंड के तसर सिल्क ने अपनी गुणवत्ता के लिए जैविक ऑर्गेनिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। विशेष रूप से झारखंड के खरसावां कुचाई क्षेत्र में उत्पादित तसर सिल्क को यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित वनसट एशिया से वैश्विक जैविक वस्त्र मानक यानी कि ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड जीओटीएस प्रमाण पत्र मिला है। इसके अलावा भारतीय रेशम उत्पादन की शुद्धता की पुष्टि के लिए इसे सिल्क मार्क भी प्राप्त हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कहीं काम आ जाए। 20वां प्रश्न, बिरसा मुंडा आवास योजना को निम्न में से किस समूह के लिए प्रारंभ किया गया है? यह आपसे पूछा गया है यह प्रश्न। ठीक है, लगता है हैंग कर गया। हाँ, तो ऑप्शन देखेंगे कि आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, या बी और सी दोनों। तो यह जो बिरसा मुंडा आवास योजना है, यह जो बिरसा मुंडा आवास योजना है, यह आदिम जनजातियों के लिए जो है शुरू किया गया था। इसमें 300 गांव लगभग सेलेक्ट किए गए थे, जिनके लिए यह जो है शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिम जनजाति। 300 आदिम जनजातियों के गांव को सेलेक्ट करके बिरसा मुंडा आवास योजना उन क्षेत्र में इंप्लीमेंट करने के लिए यह शुरू किया गया था। बिरसा मुंडा आवास योजना आदिम जनजातियों के लिए शुरू किया गया था, और यह योजना झारखंड सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। चलिए 20 प्रश्न हो गए। तो आई होप कि झारखंड के T20 सीरीज आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, और इससे पहले भी इसमें 2 जो है प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं, 1 2, या तीसरा था। इसे हालांकि इससे पहले भी 10-20 प्रैक्टिस सेट आए थे, लेकिन ये नया सीरीज है, तो इसमें 2 ही आया था और तीसरा यह है। ठीक है, इसमें जो 20 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 20 के 20 प्रश्न आज एसीएफ में आज ही पूछा गया था। ठीक है, और बाकी के जो 7-8 प्रश्न और बच गए, जो आज ही के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, लेकिन यहाँ सम्मिलित नहीं किए गए। इसमें जब झारखंड जीके का T20 मतलब एपिसोड नंबर 4 आएगा, या फिर एक झारखंड दरोगा का जो 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, उसमें इन दोनों में से किसी जो है प्रैक्टिस सेट सीरीज में मैं उन प्रश्नों को भी जोड़ दूंगा, और उनमें आपको जो है एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। क्योंकि आप उसमें देखोगे कि एक नए सिरे से जो झारखंड जीके का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, झारखंड दरोगा उत्पाद सिपाही को टारगेट करते हुए, जिसमें 40 प्रश्न या 50 प्रश्न होते हैं, तो उसमें भी जो 10-11 सेट्स आ चुके हैं। तो उसमें जब सेट नंबर 11 तो सेट नंबर तैयार हो चुका है, लेकिन उसमें जो सेट नंबर 12 होगा, उसमें इसके जो बचे 7-8 प्रश्न होंगे वो ऐड कर दूंगा। लेकिन इसे आप तब कर पाओगे जब स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे, तब ना आपको पता चलेगा कि वीडियो आया स्टडी फॉर गोल्स पे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे हर एक्टिविटी जो होती है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, या यूट्यूब पे, या कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे, तो उसको शेयर किया जाता है टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया जाता है। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए एक प्रश्न भी है, और यह प्रश्न भी आज ही एससीए में पूछा गया था, जिसको क्वेश्चन ऑफ द डे बनाया गया। और यह प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक बिजली की खपत किस क्षेत्र के द्वारा की जाती है? झारखंड में जो बिजली की खपत है, इसमें सर्वाधिक खपत इनमें से किस क्षेत्र के द्वारा की जाती है? उद्योग क्षेत्र के द्वारा, घरेलू उपयोगकर्ता के द्वारा, रेलवे के द्वारा, या लोक सेवक द्वारा? इस प्रश्न का उत्तर देने के दौरान थोड़ा सा आईक्यू का प्रयोग करना, थोड़ा सा गूगल रिसर्च करना, और तब दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट रहेगा जिन्होंने परीक्षा दी थी। ठीक है, और मैं अंत में आपको फिर से यही कहूंगा कि देखिए, झारखंड जीके का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करें, उसी को 4-5 बार पढ़ दें। लेकिन जब भी आपको प्रैक्टिस करने की बात आपके समझ आए कि झारखंड जीके मैंने पढ़ा, प्रैक्टिस कहां करूं, तो यह पुस्तक आपके लिए रामबाण पुस्तक होगा। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक में न सिर्फ आज तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए झारखंड में, झारखंड में कोई भी परीक्षा जो हुआ है जिसमें झारखंड जीके से प्रश्न पूछा गया है, तो वो सारे प्रश्न इस पुस्तक में ऐड कर दिए गए, मतलब सारा पीवाईक्यू है। उसके बाद 51 प्रैक्टिस सेट है, और 51 प्रैक्टिस सेट में 40-40 प्रश्न है। उसके अलावा हर प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ की पॉइंट दिया गया, जैसे यहां हर प्रश्न के बाद एक्सप्लेनेशन में कुछ की पॉइंट थे, उसी प्रकार से हर सेट के बाद कुछ की पॉइंट है। बजट एडेड होते हैं। तो इस प्रकार की चीजों के लिए, और जो देखिए जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ है,
इन सब एग्जामिनेशन के भी सेट्स है। तो आपको एक आइडिया लगता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस बेसिस पे आप जब आप अपना ग्रंथ खोलते हो, अपना पुस्तक खोलते हो डिस्क्रिप्टिव, तो उस हिसाब से पढ़ते हो, नोट्स को उस हिसाब से अपडेट करते हो, तो उसके लिए यह बुक अच्छा है। उसी प्रकार से स्टडी फॉर गोल्स हर 2 महीने पे करंट अफेयर अपडेट करता है। स्टडी फॉर गोल्स ने झारखंड दरोगा के लिए समझिए जो उसका पेपर 3 है जिसमें 6 सब्जेक्ट है, तो उसमें साइंस का किताब हमने प्रायोरिटी सेट निकाला हुआ है, कंप्यूटर का निकाला हुआ है, झारखंड जीके का निकाला हुआ है, उसी प्रकार से उत्पाद सिपाही का पेपर 1 to 3 का निकाला हुआ है, खोटा नागपुरी हम टारगेट करते हैं। तो स्टडी फॉर गोल्स से आप जुड़े रहेंगे तो आपको स्टडी फॉर गोल्स के कार्यों के बारे में पता चलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सब्सक्राइब कर लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अपने लोगों का स्टडी फॉर गोल्स के पब्लिकेशन के पुस्तकों के बारे में, स्टडी फॉर गोल्स ऐप के बारे में बताना है, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन रीड करके उन सबों को ज्वाइन कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। बाकी वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। और एक और बात आप ध्यान में रखें कि अगर इन प्रश्नों में आपको कोई समस्या रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। यहां तक कि जिन प्रश्नों को एसीएफ में आज जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से जो उन प्रश्नों को यहां पे ऐड नहीं किया गया, उन प्रश्नों में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली मुझे, अगर आपके पास मेरा नंबर है या टेलीग्राम पे है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वे सारे प्रश्नों को, और यह जो प्रश्न यहां पे बता दिया मैंने, उन प्रश्नों में भी आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप एकदम फ्री हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट झारखंड जीके के T20 एपिसोड नंबर 4 में, और या फिर झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट 11 में, 12 में, 13, 14, 15 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जोहार झारखंड।